जैसा कि आपको बताया हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम शुरू करें कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में और उसकी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस एक राष्ट्रवादी संगठन था। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी कई राजनीतिक संगठन थे जो राष्ट्र की यूनिटी या राष्ट्र के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भारतीय लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे कई संगठन थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी भूमिका जो निभाने का काम किया वो किया कांग्रेस ने। ठीक है, तो हम कांग्रेस की अगर बैकग्राउंड की बात करें तो कांग्रेस का जो बैकग्राउंड है कांग्रेस की स्थापना को लेकर, तो कांग्रेस की स्थापना को लेकर वे ही कारण मुख्यतः जिम्मेदार हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया था। यानी अगर हम बात करें कांग्रेस से, तो अगर इस शब्द का अर्थ देखा जाए तो उसको कहते हैं लोगों का समूह। लोगों का समूह इसका शाब्दिक अर्थ, और ये दिया था ये लिया गया था हमारे यहाँ अमेरिका से। या ये शब्द जो प्रयोग में आ रहा है इसका सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ हुआ? अमेरिका में। सर्वप्रथम उपयोग जो हुआ वो अमेरिका में, या हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। ठीक है, और कांग्रेस को जो कांग्रेस नाम दिया है वो कांग्रेस को नाम देने में दादा भाई नौरोजी का योगदान माना जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि दादा भाई नौरोजी और अमेरिका और कांग्रेस ये सब मिलकर हमारी वर्तमान कांग्रेस की स्थापना का आधार तैयार कर रहे हैं। तो मैं इनके बैकग्राउंड के बारे में आपको बता रहा था कि 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद 1857 की क्रांति असफल हुई, और मैंने बताया कि असफल किस मामले में और सफल किस मामले में। मूल उद्देश्य जो प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त नहीं कर पाए, तो वहाँ तो हम हो गए असफल। तो इसकी असफलता के बाद से लेकर 1970 तक का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में राष्ट्रवाद की भावनाएं बढ़ रही थी या राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था। अब राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था तो इसके बाद से कई ऐसे संगठन स्थापित हुए हैं जो आगे चलकर या इससे इस दौरान भी, यानी 1851 से पहला संगठन जिसको हम पढ़ रहे हैं वो 1851 में स्थापित है, और उसके बाद कंटिन्यूअसली नए नए संगठन बनते आ रहे हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, तो वहाँ तक और भी चलते रहते हैं, महत्वपूर्ण संगठन है ये। तो यहाँ तक संगठन तो बहुत बन रहे हैं, और उन संगठनों के निर्माण के कारण ही क्या हो रहा है? राष्ट्रवाद की भावनाओं को बल मिल रहा है। तो आप देखें कि जब 1857 की जो क्रांति 1857 की जो क्रांति असफल हुई, उस 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं कम नहीं हो रही हैं, कहीं भी वो कमज़ोर नहीं पड़ रही है। तो आप देखें फिर जब ये भावनाएं और फलीभूत हो रही हैं तो उनको बढ़ावा दिया जा रहा है किसके द्वारा? लिटन की जो दमनात्मक जो नीतियाँ थी उन्होंने भारतीयों के आक्रोश को और बढ़ा दिया, और उस आक्रोश को बढ़ाने के बाद अंग्रेजी प्रशासन को आशंका हुई कि 1857 की क्रांति एक बार फिर हो सकती है, या उससे भी बड़ी क्रांति एक बार फिर भारत में हो सकती है जो अंग्रेजी प्रशासन के लिए हानिकारक साबित हो सकती है।
यही नहीं, और रिपन के द्वारा जो सुधार किए गए थे, रिपन मैंने बताया उसका कार्यकाल भी आपको बता रखा है। रिपन जिसको कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहलाता है रिपन। उस रिपन के द्वारा जो सुधार किए गए, उन सुधारों ने भी भारतीय जनमानस को एक संगठित होने के विचार में बांधने का काम किया। यानी उन्होंने भी सोचा कि हमें भी किसी तरह से संगठित होकर काम करना चाहिए, या हमारा भी कोई ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो कि नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विचारों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख सके। तो आप देख रहे हैं कि लिटन का दमनात्मक शासन, रिपन का सुधारात्मक शासन, समाचार पत्रों के द्वारा बनाई गई भूमिका, और 1857 की क्रांति के समय जो ज्वार उत्पन्न हुआ था राष्ट्रवाद का, वो इन सब सम्मिलित कारणों के कारण भारतीय जनता में अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध एक आक्रोश जन्म ले रहा था। आक्रोश जन्म ले रहा है। अभी आक्रोश जन्म ले रहा है, तो इस आक्रोश को दबाने का नया तरीका ढूंढते हुए ब्रिटिश सरकार ने कोशिश की कि यह एक वैधानिक माध्यम से ये आक्रोश व्यक्त किया जाए, यह किसी भी तरह से क्रांतिकारी रूप धारण नहीं करे। यानी अंग्रेजों की कोशिश थी कि ये जो आक्रोश है ये किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार के प्रति हानिकारक साबित न हो या नुकसानदेह साबित न हो। तो इसके लिए मिस्टर ए.ओ. हुम ने प्रयास करना प्रारंभ किया। अभी देखते हैं इसको आगे। तो ये बैकग्राउंड आपको समझ में आया होगा कि कहाँ से चल रहे हैं हम। 1857 के बाद की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों ने किसको जन्म दिया? राष्ट्रवाद को। और राष्ट्रवाद की भावना के फलस्वरूप भारतीय जनता में किसका जन्म हुआ? आक्रोश का। लिटन का दमनात्मक शासन, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। रिपन का सुधारात्मक शासन, समाचार पत्रों से राष्ट्रवाद को बढ़ावा या राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, इन घटनाओं से आक्रोश का जन्म हो रहा है, और उस आक्रोश को दबाने के लिए कांग्रेस को एक संस्था चाहिए थी। उस संस्था को नाम दिया गया किसका? कांग्रेस का। आगे चलते हैं, आप देखें। पहले कांग्रेस से पहले राजनीतिक संस्थाएं, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, ठीक है, 1938 में किसके द्वारा की गई? द्वारका प्रसाद के द्वारा, टैगोर के द्वारा। फिर है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, ठीक है। फिर है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये तीनों ही संगठन किसके द्वारा बनाए गए हैं? द्वारिका प्रसाद के द्वारा। और 1851, तीनों ही संगठन किसके द्वारा हैं? द्वारिका प्रसाद टैगोर।
अब देखिए, द्वारिका प्रसाद टैगोर एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका और उदारवादियों की विचारधारा में समानता रही है। एक ये राजनीतिक संगठन तो है, लेकिन इसकी विचारधारा आक्रामक नहीं है। इनका एकीकरण कर दिया गया उपरोक्त दोनों का द्वारिका प्रसाद के द्वारा, और ये बना दी गई। यानी तीनों संस्थाएं द्वारिका प्रसाद टैगोर की हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने सभी भारतीयों को लेकर उनका नेतृत्व करने के लिए संस्था का निर्माण किया। ये भी कलकत्ता, ये भी कलकत्ता, और ये कहाँ बनी? बॉम्बे में। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम। एक संस्था बनी 1852 में, बॉम्बे एसोसिएशन बन रही है, बॉम्बे एसोसिएशन। जैसा कि इसके नाम से ही है। इसके बाद संस्था बनी हमारी 1876 में, पूना सार्वजनिक सभा। 1877 में, 1867 में पूना सार्वजनिक सभा। ये सारे संगठन कैसे हैं? राजनीतिक हैं, क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। इनका स्तर कौन सा है? क्षेत्रीय स्तर। और इसके बाद जो बना है संगठन द इंडियन एसोसिएशन 1876, इंडियन एसोसिएशन 1876। ये एम रानाडे की है निर्मित, और ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब बंगाल के लोग हैं ज़्यादातर, ये कुछ मदाऊ हैं। ठीक है, अब ये लगभग 6 ऐसे संगठन हैं जो कांग्रेस से पहले भारत के राजनीतिक एकीकरण का काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं अब। बम्बई, पूना, कलकत्ता, और बम्बई एसोसिएशन एक और बन रही है। चलिए ठीक है, इतने 6 बहुत हैं आपके लिए। 6 मैं क्यों लिखवा रहा हूँ ये? क्योंकि ये संगठन क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी बनी थी फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में, वो भी लिख लें तो याद रहे फिर लास्ट। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे संगठन हैं जिन्होंने कांग्रेस से पहले भारतीयों के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रयास करने की कोशिश की, और लंबे समय तक इन्होंने ऐसे काम भी किए। इनकी कमियां क्या थी कि ये क्षेत्र विशेष के आधार पर निर्मित की गई थी। मद्रास एसोसिएशन भी बनी, मद्रास महाजन लीग भी बनी, मद्रास लीग भी बनी, तो इस तरह के बहुत सारे संगठन बने। अगर मैं कह दूं बॉम्बे एसोसिएशन या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, ये भी कहाँ बन रही है? बॉम्बे। ठीक है, इसके अलावा देखें आप ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये कहाँ बन रही है? लंदन में, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी 1866। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो काल है ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये टाइम ऐसा है जब इन लोगों ने, इन संस्थाओं के माध्यम से भारतीयों को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है क्षेत्रीय आधार पर, या इनका प्रभाव या इनका विस्तार इतनी दूर तक नहीं है जितना कि ब्रिटिश शासन के दुर्गुणों को या उसकी कमियों को एक साथ बाहर निकाल सके
या एक साथ हम कोई मजबूत विरोध प्रदर्शन अंग्रेजों के खिलाफ कर सके, ऐसा इनका कुछ भी मानना नहीं है। क्षमताएं नहीं है लेकिन शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत चाहे छोटी हो या बड़ी हो लेकिन सही समय पर कर दी जाती है तो आने वाले समय में वो एक बड़ा आकार ग्रहण कर सकती है। तो ये जो पहले मैंने आपको बताई राजनीतिक संस्थाएं हैं कांग्रेस से पूर्व की, तो प्रश्न आता है आपका एक कि कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन कीजिए। तो ये राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करें आप कांग्रेस से पूर्व, तो आपके प्रश्न आएगा और आप इन प्रश्नों का जवाब इस तरीके से दे सकेंगे। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को भी ध्यान रखें जो हमारे लिए उपयोगी हैं और उन चीज़ों का भी ध्यान रखें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बार देख लें आप इसको। अब हम चलते हैं कांग्रेस की स्थापना के जो चरण हो रहे हैं उनको देखते हैं, है ना। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया था कि वो जो आक्रोश जन्म ले रहा है भारतीयों में राष्ट्रवाद के माध्यम से, या वो जो कारण प्रारंभिक कारण बताए थे उन कारणों की वजह से एक आक्रोश जन्म ले रहा है। तो ऐसे समय में मिस्टर A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये ICS अधिकारी थे, रिटायर्ड। ठीक है, 1859 में इन्होंने काम किया था भारत में, भारतीय परिस्थितियों का इनको ज्ञान था, यानी एक सरकारी कर्मचारी। इनके द्वारा लोक मित्र नाम का एक संगठन भी बनाया गया था। स्कॉटलैंड के निवासी थे और 1906 तक ये कांग्रेस के सेक्रेटरी या महामंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। कांग्रेस सचिव या महामंत्री के रूप में इन्होंने क्या किया, काम किया। – 1912 में इनकी डेथ हो गई। तब इन्हें, जब इनकी शोक सभा, इनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस का सम्मेलन हुआ तो इन्हें कांग्रेस का जनक नाम से इन्हें संबोधित किया गया। कांग्रेस का जनक, उस कांग्रेस की सभा में इनको कहा गया। ठीक है, यानी कांग्रेस के निर्माण में जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा योगदान था उसे कांग्रेस का जनक कहा गया 1912 में। ये एक सरकारी कर्मचारी थे जो रिटायर्ड हो चुके थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे और स्कॉटलैंड ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं। तो ये इनका पूरा काम था। अब इन्होंने आगे क्या प्रयास किया, देखें आगे। देख लें आप एक बार। तो हम बात करेंगे ये जो मिस्टर A.O. ह्यूम है, ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये एक सरकारी कर्मचारी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी व्यक्ति अगर किसी प्रशासनिक व्यवस्था को संभालेगा तो वो कहीं भी उसमें हिंसा का प्रयोग करने का समर्थन नहीं करेगा। एक राजनीतिक संगठन भी अगर बनाएगा तो उसकी एक विचारधारा होगी, एक निश्चित कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेगा, उसको एक वैधानिक स्वरूप देने का प्रयास करेगा। यानी जो गंभीरता सरकारी कर्मचारियों में होती है वैसी ही गंभीरता वो कांग्रेस में लाने का प्रयास करेंगे, या उन साधनों और उन माध्यमों का प्रयोग करेंगे जो वे खुद सरकारी स्तर पर रहते हुए ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रयोग में लेते थे। यानी सरकार के प्रति सकारात्मक भूमिका रखते हुए वह भारतीयों के आक्रोश को कम करने का प्रयास इसमें करेंगे। ठीक है, तो आगे चलें हम। तो इन्होंने, ये तो मैंने आपको इनके बारे में बताया, थोड़ा आप ध्यान रखें इसको। इन्होंने 1883 में किन्हें, कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्टूडेंटों को पत्र लिखा। ठीक है, और पत्र लिखा A.O. ह्यूम ने
और पत्र लिखकर उन्हें समझाया या उनसे निवेदन किया या उनके समक्ष ये विचार रखा कि आप भारत की एक राजनीतिक एकीकरण के लिए मिलकर संगठित होकर क्या करें, प्रयास करें। क्या हम कोई ऐसा प्रयास कर सकते हैं जो भारत को राजनीतिक स्तर पर संगठित करने का माध्यम बन सकता हो? इस तरह का आह्वान कर रहे हैं, ठीक है। पत्र लिखकर उन्होंने आह्वान किया कॉलेज के छात्रों से। क्या आह्वान किया कि भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए, राजनीतिक एकीकरण के लिए प्रयास करने का। ठीक है, इस आह्वान का क्या नतीजा निकला? वे लोग तैयार होंगे। अभी आगे चलते हैं फिर। अब 1884 में एक संगठन की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, कांग्रेस नहीं कह रहे हम। फिर 1885 में ये मिलते हैं किससे? शिमला। शिमला तात्कालीन वायसराय कौन है? डफरिन। किससे मिलते हैं ये? डफरिन से। ये ध्यान रखिए आप, ये ही शिमला मिलने जाएगा एक प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में शिमला में। अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो शिमला ही क्यों, शिमला ही बार बार क्यों निकल के आता है? तो आप ये ध्यान रखें कि ब्रिटिश भारत में 2 राजधानियाँ थी। तो ये शिमला जो था वो ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। ग्रीष्मकालीन यानी समर कैपिटल था, ये राजधानी थी शिमला। तो ये सारे लोग खुद भी घूमने जाते थे और अंग्रेज़ों के पास मिलने के बहाने गर्मियों में खुद भी शिमला की ठंडी हवाओं का उपयोग कर लेते थे। तो सीधी सी बात यह कि शिमला का नाम क्या होता है बार बार, क्योंकि शिमला हमारे ब्रिटिश भारत उस समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानियों में शुमार थी। तो इसलिए सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? शिमला गया है। किससे मिलने? डफरिन से मिलने। डफरिन से मिलने मतलब राय मशवरा करने जा रहा है, अपनी विचारधारा बताने जा रहा है, संगठन के विषय में चर्चा करने गया है। चर्चा की इसने, ये ही एओ ह्यूम की बात करें हम, ये फिर वापस यहाँ से आने के बाद इंग्लैंड जाता है फिर, और इंग्लैंड जाकर भी वहाँ भी जैसे रिपन जैसे सरकारी कर्मचारियों से और अन्य अधिकारियों से क्या करता है? चर्चा करता है। वहाँ भी जाकर क्या करता है? एओ ह्यूम चर्चा करता है। यानी चर्चा करने का मतलब हो गया कि ये एक ऐसा संगठन, अब दोनों बातें हो सकती हैं देखो, या तो ये इतना अच्छा संगठन बनाना चाहता है जिसकी सहानुभूति, जिसको अंग्रेज़ों की सहानुभूति भी मिले, मार्गदर्शन भी मिले, क्योंकि हमें वास्तव में बाद में डील किसके साथ करना है? अंग्रेज़ों के साथ। तो वह अंग्रेज़ों इंग्लैंड में भी माहौल बना रहा है, उनके बारे में चर्चा कर रहा है, और उस चर्चा के फलस्वरूप ये कांग्रेस की नीति निर्धारण का काम करेगा। ये भारतीयों के साथ भी चर्चा कर रहा है या भारतीयों को भी साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। तो इसका मतलब एओ ह्यूम ने मानसिक स्तर पर अत्यधिक काम किया। कैसा काम किया इसने? मानसिक स्तर पर क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है, मानसिक चर्चाएं। जैसा कि अंग्रेज़ों को आप जानते हैं, अंग्रेज जल्दी से गुस्सा उन्हें नहीं आता है। आप उनकी किसी योजना को आप पता नहीं कर सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है? मानसिक स्तर पर बहुत प्रयास कर रहा है, मानसिक स्तर पर पूरी कोशिशें इसने कर ली। मानसिक कार्य कर रहा है, यानी चर्चा वगैरह के माध्यम से उसकी रूपरेखा की क्या कर रहा है? वो चर्चा कर रहा है। फिर वापस आता है इंग्लैंड। फिर 1885 में ही एक घोषणा की जाती है कि हम बम्बई घोषणा, जिसको हम क्या करने वाले हैं? बम्बई में सम्मेलन होता है, वहाँ ये घोषणा करता है कि हम
28 दिसंबर 1885 को पूना में कांग्रेस की स्थापना करेंगे या कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित करेंगे। अब पूना में क्या हो गया वहाँ, तो पूना में उस वक्त क्या फैला हुआ था, प्लेग फैला हुआ। तो प्लेग के कारण स्थान क्या हो जाता है, बदल दिया जाता है। तो स्थान बदल दिया जाता है तो फिर वह कहाँ होता है, बम्बई में। बम्बई में कहाँ, सन वही है 1885, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है। 72 कैंडिडेट उपस्थित होते हैं जो कि भारत के अलग अलग प्रांतों से आए थे, अलग अलग प्रांतों से उपस्थित हुए। तो यहाँ पर फिर किसकी स्थापना हो गई, कांग्रेस की, और इसके पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पर अब किसकी स्थापना हो चुकी है, कांग्रेस की स्थापना कर दी। अध्यक्ष भी बना दिया गया है एक भारतीय को, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना हो रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, एक भारतीय व्यक्ति के द्वारा की जा रही है, ठीक है, जो कि भारतीय न होकर भारतीयों को नेतृत्व क्षमता प्रदान करा। ये मैंने आपको सारी आउटलाइन जानकारी बता दी है। कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब हम इसके सम्मेलनों की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे, सम्मेलन की, जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं। और वो क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कांग्रेस का डेवलपमेंट धीरे धीरे कैसे हो रहा है। चले या राष्ट्रवाद का विकास कैसे हो रहा है। अब पहली बात तो ध्यान कर लें, सम्मेलन कैसे होते थे, वार्षिक सम्मेलन, ठीक है। सम्मेलन होते थे वार्षिक, और कब होते थे, दिसंबर महीने में, और लगभग डेट यही रहती थी फिक्स, लिख दें दिसंबर मंथ में। कभी कभी विशेष सम्मेलन होते थे, जो 3 हुए हैं लगभग, विशेष सम्मेलन भी होते थे, ठीक है। ये तो इनके कार्यप्रणाली का एक हिस्सा हो गया। आगे देखें आप, कांग्रेस का खुद का क्या रहा, प्रारंभिक कार्यकाल कैसा रहा कांग्रेस का, उदारवादी काल, 1885 से लेकर 1905 तक, ठीक है। उग्रवादी काल या उग्रवाद का काल, वो कब तक रहा, 1905 से 1915 तक, ठीक है। फिर गांधी युग या गांधी एरा जिसको कहेंगे, वो कब शुरू हो रहा है, 1916 से लेकर 1947 तक, या कहते हैं 48 तक की, लेकिन आज़ाद हो गए थे। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था, भारत को आज़ादी दिलाना। यानी हम कांग्रेस की रूपरेखा को अगर देखेंगे तो हमारे ये जो 3 युग हैं, इन आधारों पर कांग्रेस के डिवाइडेशन को हम पढ़ सकेंगे, या उसकी कार्यप्रणाली का हम क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो समय था, और इस समय में भारतीयों के द्वारा पूरी तरह से ये प्रयास किया गया, या कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से प्रयास किया गया कि संपूर्ण भारतीयों को एक सूत्र में बांधा जा सके, यानी उन्हें किसी तरह से कोई भी डिवाइडेशन उनका नहीं हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे इसके सम्मेलनों की। तो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ आपको पता है ही, अभी अभी हमने चर्चा की है। फर्स्ट जो सम्मेलन था वो सम्मेलन हुआ बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी के माध्यम से। और इसकी हमको क्या याद रखना है
कि जितनी भी आपको पता है पहला व्यक्ति था। आगे चलते हैं। देखो ये आराम से याद करने की चीज़ नहीं है। पहला सम्मेलन कब हो रहा है? 1885। कहाँ हो रहा है? बम्बई। कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, 72 कैंडिडेट हैं और ये हिंदू अध्यक्ष। फिर 1886 में कहाँ हो रहा है? कलकत्ता में। अब कौन आ गए? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये कौन है? पारसी। ठीक है, 1887 में देखिए कहाँ हो रहा है? मद्रास में, जिसको आज हम मद्रास नहीं कहते हैं, चेन्नई कहते हैं, लेकिन आप लिखेंगे कि तात्कालिक मद्रास। ठीक है, यहाँ पर आ रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी, जो कौन है? मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं। ठीक है, इसके बाद हुआ कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जॉर्ज यू, जो कहाँ है? अंग्रेज है। क्या है? अंग्रेज है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन सम्मेलनों की विशेषता ये रही कि सबसे पहले इनके द्वारा जो कार्य किया गया वो सभी संप्रदायों को नेतृत्व देने का काम किया गया। यानी कांग्रेस ने सबसे पहला काम किया, इन लोगों को नेतृत्व क्षमता प्रदान की, जो कि भारत के अलग अलग संप्रदायों से सम्मिलित है। ठीक है, आगे चलें। अब इसको देख लें आप, हालांकि मैंने मिटान दिया, इसको देख लें, लिख लें, याद कर लें माइंड में। ये पूछे गए प्रश्न हैं। इन चारों में से पूछा जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, या पहले हिंदू, पहले मुस्लिम, पहले पारसी या पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन हैं कांग्रेस के? चलें आगे। आगे चलिए देखते हैं। तो 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह या रहीमतुल्लाह अध्यक्ष हैं, और इस समय क्या हो रहा है? पहली बार तो वंदे मातरम गाया गया, राष्ट्रगीत जो था। दूसरी बात, तिलक ने स्वराज्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तिलक ने स्वराज्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। उसके बाद आप देखें 1900 में आ जाएंगे हम। 1905 में बनारस में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा क्या किया गया? मतलब उस समय क्या, कौन सी बड़ी बात हुई? बंग भंग हो गया। बंगाल का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय में इस बंगाल विभाजन ने या बंग भंग की घटना ने बहुत बड़ी भूमिका निर्धारित की थी। हालांकि 1912 में 11 में प्रस्ताव आया और 12 में इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। बंग भंग को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। क्योंकि तीसरा जो दिल्ली दरबार, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 3 दिल्ली दरबार आयोजित हुए। उन 3 दिल्ली दरबारों में से जो तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, उस तीसरे दिल्ली दरबार में एक तो भारत की राजधानी को परिवर्तित करने का कार्य किया गया, और दूसरी बात बंग भंग जो हुआ था उसे रद्द कर दिया गया। आगे चलें आप। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन।
कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। क्या हुआ इस समय? इस समय की बड़ी घटना है मुस्लिम लीग का निर्माण होना। 30 दिसंबर 1906 ढाका। अगर मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ पूर्वी बंगाल लिख दूँ, पूर्वी बंगाल में ढाका में। ठीक है, आगे चलें आप। 1907 सूरत अधिवेशन, और कौन कर रहा है? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और इस समय की सबसे बड़ी जो घटना या दुर्घटना कहें, वो घटना या दुर्घटना क्या है कि यहाँ पर कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में क्या हो गया? विभाजन हो गया। नरम दल गरम दल में विभाजन हो गया। ठीक है, तो ये अभी तक के मुख्य सम्मेलन हैं 1907 तक। आगे चलें, ध्यान कर लें, आपको याद भी रखने हैं ये आपके किसी भी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखें आप। तो आप इनको ढंग से याद कर लें, दिमाग में बैठा लें। एक बार बैठ गया तो बैठ जाएगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। अगर मैं थोड़ा आसान कर दूं तो आप ये ध्यान रखें, इसका तो पता नहीं, ये तो थोड़ा कम काम आता है, लेकिन इसका ध्यान रखें आप। आपने एक शब्द तो सुना ही है, हालांकि पढ़ रखे हैं आपने, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। बदसूरत शब्द सुना है आपने। अब वो बदसूरत तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक गंदे गंदे काम हो गए हैं सारे। बंगाल का विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग बन गई, और सूरत में कांग्रेस का डिवाइडेशन हो गया, नरम दल और गरम दल के रूप में। तो ये सारे बुरे बुरे काम हो गए। तो उस बुरे काम को हम किस रूप में याद रखें? बदसूरत के रूप में। और बदसूरत में याद करने का मतलब क्या हो गया कि आप क्या करें? बकसूरत याद रखें। बकसूरत, बनारस, कलकत्ता और सूरत। और उसके लिए अगला शब्द जो था वो था गोदारा। गोदारा मैंने कहीं कहीं सरनेम में लिखा हुआ देखा है, गोदारा, गोदारा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और रास बिहारी बोस। ठीक है, तो आगे चलते हैं, काम आपको याद है, आगे बढ़े। देखो, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आपको आगे किसी तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको दूर और कर देगी। अब आगे हम चल रहे हैं कि 1911 के सम्मेलन में जन गण मन गाया था। जन मन गण गाया गया था किसके द्वारा? टैगोर के द्वारा, तीसरे दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में। फिर यही वापस कहाँ गया? 11 में ही कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ तो वहाँ भी जनगण मन को पहली बार गाया गया। ठीक है, ये तो ऐसी जानकारी थी। आगे चलते हैं हम 1916 में। 1916 में अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार। अब यहाँ पर क्या काम हुआ? यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता स्थापित होगी। ठीक है, किसकी स्थापना होगी? देखो, राष्ट्रीय चरण चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। कांग्रेस की विचारधारा या कांग्रेस के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके माध्यम से किस तरह का वातावरण तैयार किया जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर। पहले तो डिवाइड हो रही है। पहले कांग्रेस ने अधिवेशन किया 1905 तक, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजों के साथ तालमेल बनाकर चल रहे हैं, भारतीयों के उच्च मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते चल रहे हैं, अपनी मांगों को उचित तरीके से कांग्रेस के साथ और ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है उनके सामने रखा जा रहा है।
1905 से लेकर आगे क्या हो रहा है, दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, यानी कांग्रेस का डिवाइडेशन हो गया विचारधारा के आधार पर। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन भी क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। मुस्लिम लीग अलग हो गई, यानी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक आधार पर 1909 में उनको अपने संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन देने की बात चल रही है, तो कमज़ोर हो गया। एक वर्ग विशेष जो था वो क्या हो गया, कांग्रेस से अलग हो गया। ठीक है, अब वो कमज़ोर हो रहा है, तो इस भावना को फील किया गया। तो जैसे गांधी जी आते हैं तो उन्होंने सबसे पहले प्रयास करने का, या उनके आगमन के साथ साथ ही मुस्लिम लीग में क्या हो रही है, एकता स्थापित की जा रही है, यानी दोनों के बीच सुलह हो रही है। इसको क्या कहते हैं, लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ में हुआ तो लखनऊ समझौता, इसको क्या कहा गया, लखनऊ समझौता। किस किस के बीच हो रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कौन है अध्यक्ष, अंबिका चरण मजूमदार। आगे चले 1917 में एनी बिसेंट अध्यक्ष बनी है। कौन बना है, एनी बिसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। अब देखो इसका अंतर ध्यान रखना, प्रथम महिला आएगी तो आपको नाम किसका लिखना है, एनी बिसेंट का। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बिसेंट। और ज़्यादातर सम्मेलन कहाँ हो रहे हैं, कलकत्ता में, लखनऊ और कलकत्ता। आगे चलें, आगे चलिए। इसके बाद का जो सम्मेलन इम्पोर्टेंट है वो है 1924 बेलगांव। और बेलगांव की अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी के द्वारा की गई। और एकमात्र या प्रथम वह अंतिम अध्यक्षता। ठीक है, एक ही सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता किसने की, गांधी जी ने। वो कौन सा है, 1924 में बेलगांव। अब विवाद कई बार आता है कि बेलगांव अभी तो कर्नाटक में है भौगोलिक रूप से, तब भी, अब पहले भी कर्नाटक में था, लेकिन तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है, यानी प्रशासनिक रूप से किसका नियंत्रण है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है। और भौगोलिक रूप से तब भी कहाँ था, कर्नाटक में, और आज भी कहाँ है, कर्नाटका में। ठीक है, आगे चले तो 1925 में कानपुर में हुआ। कानपुर में ये सम्मेलन हुआ तो इसकी अध्यक्षता की सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू, और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। कोई पूछ ले प्रथम महिला, तब तो एनी बिसेंट, और कोई पूछ ले प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू का नाम आएगा। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की आज़ादी से पूर्व, तो वो किसका नाम आएगा, सरोजनी नायडू का। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट था इन्हीं के साथ 1929 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर कहाँ है वर्तमान में, पाकिस्तान में। और अगर अब लिखेंगे तो अविभाजित भारत या वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक है, लाहौर में, तो लाहौर में अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू के समय में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया था। पूर्ण स्वराज्य कांग्रेस के द्वारा। देखो कांग्रेस का विस्तार हो रहा है, कांग्रेस की विचारधारा का प्रस्ताव हो रहा है। पूर्ण स्वराज्य, जो बात तिलक ने कह दी थी कि मैं स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, वो एक व्यक्ति विशेष कह रहे थे। किसने की, व्यक्ति ने कही वो बात, तो इसका इतना महत्व नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जब ये प्रस्ताव पास हो गया तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जैसा कि आपको पता है कि स्वशासन को लेकर पंचायती राज 1959 में मिल गया था,
लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं था या वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था जब तक कि उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दे दिया गया। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जैसे ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलता है तो उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसके अधिकार और दायित्वों का निर्धारण स्पष्ट तौर पर कर दिया जाता है। और आप देख रहे हैं आज पंचायत का अच्छी तरह से ग्रामीण विकास के लिए और शहरों में जो ये नगर पालिका है, नगर परिषद और नगर निगम है, ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसी ही बात हो रही, वहाँ एक व्यक्ति ने स्वराज्य की मांग की, तिलक ने, ठीक है, उन्होंने 1896 में भी स्वराज्य प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष रखा था, प्रस्तुत किया था, लेकिन वो पास होने में उसको क्या ही दिक्कतें हुई। अब पहली बार कांग्रेस 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के माध्यम से ही या अध्यक्ष के माध्यम से ही पूर्ण स्वराज्य नाम का प्रस्ताव रखा गया। और इसके उपलक्ष्य में आपको पहले भी बता रखा है हमने, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसी कारण आज़ादी के बाद हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया। अब 1930 को कोई अधिवेशन नहीं हुआ, यह भी बात ध्यान रखें आप। 1930 को कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, ठीक है, यानी कांग्रेस के अधिवेशन में क्या आ गया, गैप आ गया। आगे चलते हैं अब। देख लें एक बार आप इसको, मतलब यहाँ बैठाइए, दिमाग में बैठाइए। दिमाग में बैठने के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ऐसे कैसे ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। चलें आगे। अब जो आगे सम्मेलन हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। 1936 लखनऊ, कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर इन्होंने 1935 के अधिनियम का क्या किया, विरोध प्रस्ताव पास किया, क्योंकि वह सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का क्या करा था, डिवाइडेशन कर दिया। बर्मा को भी भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम का विरोध किया गया कांग्रेस के द्वारा। 1937 में फैजपुर में हुआ यह सम्मेलन, अध्यक्ष था वही JL नेहरू के द्वारा, और ये पहला अधिवेशन था जो ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ, गांव या ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला पहला सम्मेलन था, ठीक है। तो यानी गांव में करने का, अब आप समझ सकते हैं कि इससे पहले गांव में नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब गांव के जो प्रतिनिधि हैं या गांव के माध्यम से जो प्रतिनिधित्व आ रहा था उन्हें या उन लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है 1935 के बाद 1937 में कांग्रेस ने सरकार स्थापित की थी और 1935 के अधिनियम के आधार पर कांग्रेस सरकारों की स्थापना हुई और उन्होंने प्रशासनिक काम करने का अनुभव पहली बार लिया था कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के माध्यम से। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में हुआ ये सम्मेलन, इसकी इतनी बड़ी बात है। आगे चलते हैं। 1938 में हरिपुरा, गुजरात, कहाँ पर है ये, गुजरात में। यहाँ अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इन्होंने एक दिन के बाद ही क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, यानी एक दिन अध्यक्ष रहे। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि सुभाष चंद्र, एक और कर लें फिर उसके बाद चर्चा करते हैं इस पर। ये त्रिपुरी, ये कहाँ पड़ता है, MP में, मध्य प्रदेश वर्तमान में, तभी मध्य प्रांत के नाम से प्रचलित था, ठीक है। तो इस त्रिपुरी मध्य प्रदेश की क्या बात हुई कि यहाँ पर फिर सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अध्यक्ष कौन बन रहा है, सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ अध्यक्ष बन रहे हैं
तो आप ये ध्यान रखें कि इनका, अब ये दोनों की बात कर लेते हैं। गांधी जी की विचारधारा या कांग्रेस की जो विचारधारा थी वह सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से मेल नहीं खा रही थी। तो यहाँ पर भी उस विरोध के कारण हटना पड़ा। कुछ लोग कह देते हैं कि इनका ICS के एग्ज़ाम में जो चुनाव हो गया था, सिलेक्शन हो गया था, उसके संदर्भ में इन्होंने भाग लेने से खुद ही क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो विवाद है वो देखो आप, हालांकि आगे चर्चा करेंगे कांग्रेस के जो विवाद होते हैं उनमें भी, तो वहाँ लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ समझ लेते हैं तो पट्टाभी सीतारमैया जो थे उनको गांधी जी ने अपनी तरफ से उम्मीदवार खड़ा कर दिया। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस हैं और एक तरफ पट्टाभी सीतारमैया है। तो दोनों कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, लेकिन जीत कौन रहा है, सुभाष चंद्र बोस। जबकि गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार कहलाएगी। इतना बड़ा आश्वासन या इतना बड़ा समर्थन मिलने के बावजूद भी कांग्रेस समिति जो थी वहाँ पर जीत किसकी हो गई, सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन अब सुभाष चंद्र बोस को काम नहीं करने दिया जा रहा, या उनके हर प्रस्ताव का बहुमत में जो सदस्य बच रहे हैं, या गांधी जी के द्वारा, मुख्यतः गांधी जी के द्वारा उनके हर प्रस्ताव में टांग अड़ाई जा रही है या उसका विरोध किया जा रहा था या किया जाने लगा। तो इसके फलस्वरूप उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे हैं, मनोनीत अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ठीक है। तो ये जो विवाद है गांधी जी का सुभाष चंद्र बोस के साथ, जबकि मैंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस को लाने का जो योगदान था वो इन्हीं का आया था। आगे चलें तो ये समझ लें आप, इनको याद कर लें, क्योंकि देखो कांग्रेस में अब विवाद खड़े होते हैं। हम कह रहे हैं बड़े से बड़े संगठन में विवाद खड़े हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन विवादों से निपटारा भी, उन विवादों का भी समाधान किया, क्योंकि उसका लंबा प्रशासनिक अनुभव है या लंबा राजनीतिक अनुभव है। हो सकता है जो विचारधारा सुभाष चंद्र बोस की थी वो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, या वो अंग्रेजों में और भारतीय कांग्रेस या भारतीय जनमानस के मध्य टकराव उत्पन्न कर सकती थी। तो शायद इसलिए सुभाष चंद्र बोस के जो प्रस्ताव थे उन प्रस्तावों को उतनी आसानी से मान्यता नहीं मिल सकती थी। और अभी हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना को लेकर या कांग्रेस के निर्माण को लेकर किस तरह के विवाद चल रहे थे। तो उन विवादों में ये भी बातें आएंगी, क्योंकि हम कांग्रेस को पूरी को जानना चाह रहे हैं। कांग्रेस क्या थी, क्या काम कर रही थी और आज क्या कर रही है, और आज़ादी से पहले इसकी मुख्य भूमिका क्या थी। तो आज की कांग्रेस तो राजनीतिक पदों की बात कर रही है, उस वक्त भी इसके आलोचकों ने ऐसा ही कुछ कहा था। चलें आगे देखते हैं। उन्नीस 1940 में कौन बन रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम ये एक तो सबसे लंबे समय तक रहे, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले हैं, और सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं, लेकिन सबसे लंबे समय तक इन्होंने क्या किया, कार्यकाल संभाला। ठीक है। आगे देखें आप, 1947 के समय जो अध्यक्ष बने वो थे पट्टाभी सीतारमैया, नहीं जेबी कृपलानी। कौन है इस समय, जेबी कृपलानी। ठीक है। आज़ादी के समय ये बन तो गए थे पहले, ठीक है। इन्होंने 2 वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त करने की घोषणा की, 2 वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति की घोषणा की। जैसा कि आपको पता है कि एटली की घोषणा में भी कहा गया था कि 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्रता दे दी
जाएगी। तो कांग्रेस ने भी क्या कहा, लगभग 46 से देखें आप, मैंने ये इसलिए कहा है कि 46 के बाद 46 से 47 और 47 से 48 तक अध्यक्ष एक ही रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा कि आज़ादी के समय कौन रह रहे हैं अध्यक्ष, प्रश्न आ जाए मान लो कंफ्यूज करने के लिए। 47 में कौन थे, तो जेबी कृपलानी है, ठीक है, पहले ही बन गए थे 2 साल तक, फिर अध्यक्ष पद इन्होंने ही संभाला। फिर आगे देखें आप 1948 से, अच्छा ये नहीं लिखा, एक तो कहाँ हो रहा है, रामगढ़ में, एक मेरठ में, और ये होगा जयपुर में, ठीक है। 1948 में अध्यक्ष कौन बने, पट्टाभी सीतारमैया। अब इसकी क्या बात है, आज़ादी के बाद का पहला सम्मेलन, आज़ादी के बाद का प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन, और जयपुर या राजस्थान में होने वाला भी एकमात्र सम्मेलन। जयपुर में हुआ तो राजस्थान में होने वाला एकमात्र सम्मेलन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हमने की हैं अभी, ये सारी चीज़ें इसलिए की हैं या इसलिए हमको इनका ध्यान रखना है कि कांग्रेस की विचारधारा को या कांग्रेस के स्थायित्व को लेकर जो प्रश्न आ रहे थे, या कांग्रेस के अगर कार्यों की बात की जाएगी तो उसके कार्यों में इस तरह का प्रतिनिधित्व किया गया है, ठीक है। तो ये तो जो सम्मेलन थे, अधिवेशन थे, उनकी बात कर ली हमने। (1930), 1935, 1941 से 45 और 1947। आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के सम्मेलनों में आने वाले गैप, कांग्रेस के सम्मेलनों में आने वाले अंतराल, वैसे तो वार्षिक होते थे लेकिन तब ये सम्मेलन नहीं हुए। याद कर लें, ध्यान कर लें, कोई भी चीज़ ऐसी छूटे नहीं जो हमारे काम की हो। इसके अलावा नलिनी सेन गुप्ता जो थी वह 1933 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी, जो कि दूसरी भारतीय महिला थी। ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। ये ध्यान करें, कलकत्ता वाले जो अधिवेशन है उनको ढंग से याद कर लें, या ज़्यादातर अधिवेशन कहाँ हो रहे हैं, कैलकटा में। तो ये जो कैलकटा में सम्मेलन हुआ 1933 में, तो प्रश्न मान लो कंपटीशन के हिसाब से, ये तो जर्नल बात थी, नलिनी सेन, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये संविधान सभा की सदस्य नहीं हैं, होते हुए भी जो छोटी समितियां थी उनमें समिति की अध्यक्षता की थी इन्होंने। नलिनी सेन सेकंड महिला, कौन सी, भारतीय महिला अध्यक्षा, कहाँ, कैलकटा में। नलिनी सेन 1933। तो ये जो मुख्य सम्मेलन थे इनके बारे में मैंने आपको बताया, याद करें, यहाँ बैठाएं, यहाँ बैठने के बाद कहीं बैठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन इनमें से प्रश्न अराइज होते हैं। वंदे मातरम कब गाया गया, जनगण मन कब गाया गया, लखनऊ समझौता क्या था, पूना पैक्ट क्या था, या 5, 6, 7 के सम्मेलन के बारे में पूछा जाता है, 86, 87, 88, 85 को लेकर अध्यक्षों के बारे में पूछा जाता है। तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, और प्रश्न तो कहीं ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता किसने की थी शुरुआती 20 वर्षों में, तो दादा भाई नौरोजी ने। अगर बाद के वर्षों की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू जी का भी नाम आता है। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो तो परिस्थितिवश उनका कार्यकाल लंबा हो गया था, हालांकि दोबारा निर्वाचित नहीं हो रहे थे वो, लेकिन कार्यकाल सबसे लंबे समय तक रहे वो, सबसे लंबे समय तक। और नेहरू जी ने सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता की 1905 के बाद के कार्यकाल में।
ठीक है। सबसे वृद्ध अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और सबसे युवा मैंने आपको बता ही दिया मौलाना अबुल कलाम, ठीक है। तो ये कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में प्रश्न आगे पीछे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में या आपके भी किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब लाला भाई नौरोजी जो थे वो लाला लाजपत राय कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन उन्हें कभी भी अध्यक्षता करने का मौका नहीं मिला, ठीक है। अब हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, कांग्रेस के बारे में जो विवाद हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। कांग्रेस को लेकर क्या क्या विवाद उत्पन्न हो सकते हैं या कांग्रेस की स्थापना से कांग्रेस के अंत तक किस तरह की विचारधारा कांग्रेस की रही।